नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। छत्तीसगढ़ में अब चुनावी शंखनाद हो चुका है। कांग्रेस चुनाव की तैयारी में पूरी मजबूती से जुट चुकी है, लिहाजा बैठकों का दौर लगातार जारी है। बुधवार को भी प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस के बड़े नेता बूथ स्तर तक जाएंगे। इसके अलावा चुनाव के मद्देनजर हर मंत्री के निवास पर चुनावी रणनीति को लेकर आपको बता दें कि बैठक होगी। रविंद्र चौबे के घर हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद रहे, जिसमें मिशन 2023 को लेकर चिंतन मंथन हुआ। उधर कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी तंज कस रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और मंत्री टीएस सिंहदेव का क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी के निवास में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संभागीय सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 संभाग में पूरा कर लिया। आने वाले दिनों के लिए रोड मैप कैसे हो, कैसे कार्यक्रम तय करने, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। अब हम लोग विधानसभा स्तर में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले हैं, बूथ कमेटियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, संकल्प शिविर। उससे पहले हम लोग इसी महीने में हम लोग बूथ चलो अभियान के माध्यम से सभी हमारे वरिष्ठ नेता, लगभग 10,000 हमारे नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जा। श्रृंखला की एक और मंत्रणा है जो पहले घोषित की गई थी कि समय समय पर अब निकट भविष्य में चुनाव को देखते हुए ये बैठकें लगातार चलती रहेंगी, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ, कभी किसी के यहाँ। और चुनाव की स्ट्रैटेजीज हैं तो उसको मैं साझा नहीं कर सकता क्योंकि पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन चुनाव की स्ट्रैटेजीज को लेके हमारे प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं, इन पे कंसंट्रेट करना, लोगों तक पहुंचना, विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न समूह हैं, सारे समूहों तक पहुंचना, पार्टी के कैडर हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, इनको सीधी तौर पे जवाबदारी, चिन्हांकित जवाबदारियां देना, इस बाबत ये बैठक है और ये चलेंगी, लगातार चलती रहेंगी। तो यहां पर लगातार आपको बता दें कि बयानबाजियां जो है देखने को मिल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चली हैं और अगर जीत को लेकर बात करें तो जीत के दावे लगातार तमाम किए जा रहे हैं। और इस बीच चर्चा की शुरुआत करेंगे हम। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता मनी वैष्णव जी जुड़े हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता निश्चय वाजपेयी जी जुड़े हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं मनी वैष्णव जी आपसे ही करना चाहूंगा। मनी वैष्णव जी, अगर जिक्र करें हम प्रदेश के मौजूदा हालातों को लेकर, तो जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से प्रदेश सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से प्रयास कर रही है, तो लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस का राज होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर विपक्ष को लेकर बात की जाए तो विपक्ष भी अपनी ओर से पूरी तरीके से कमर कस रहा है और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा कि कांग्रेस को हराया जाए। लेकिन जो बैठकें आप लोगों की ओर से की जा रही है, जो मास्टर प्लान आप लोगों की ओर से तैयार किया जा रहा है, वो मास्टर प्लान किस तरीके से अलग? मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है जी। पिछले 4.5 सालों में हमने जनता के लिए जो काम किए, उसे हम जनता के सामने लेकर जाएंगे। जनता को अच्छी तरह पता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं, चाहे आदिवासी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे कर्मचारी हो, प्रत्येक वर्ग के लिए हमने काम किया है और कोई अलग से योजना बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता को महसूस कर रही है कि क्या काम किया गया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल जो है छलावा किया है जनता के साथ। इन्होंने 2100 रुपए समर्थन को लेकर झूठा वादा किया, 300 रुपए बोनस का झूठा वादा किया, बेरोजगारी भत्ते का झूठा वादा किया और काम के नाम पर केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, परामर्श घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, चावल घोटाला, नान घोटाला, तमाम प्रकार के घोटाले भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में देखने को मिले। और भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी कमर कस, जनता से कितने भी वादे कर ले, अब जनता जो है उनकी बातों पर भरोसा करने वाली नहीं है। तो 2023 में वापस छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को विजयश्री देने वाली है। जी चलिए ठीक है। निश्चय जी, जल्दी से आपका रिएक्शन ले लूं एक मैं।
क्या ठोस प्लान है आप लोगों के पास आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि दावे तो आप लोगों की ओर से भी किए जा रहे हैं जीत के, लेकिन ठोस प्लान क्या? नहीं, ठोस प्लान क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल कार्य किया है छत्तीसगढ़ के निर्माण में जी, और जो आर्थिक हमारा बजट 9,000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, उससे लेकर के 1 लाख करोड़ तक भारतीय जनता पार्टी ले गई। जहां 5 लाख टन ही धान खरीदा जाता था, उसको 15 वर्षों में 15 गुना से भी अधिक बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने 70 लाख टन से भी ऊपर का एक वर्ष तो ऐसा भी आया जिसमें 82.5 लाख टन की खरीदी की और धान खरीदी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। गरीबों को सस्ते में राशन देने का काम किया। मोदी जी ने गरीब लोगों के कच्ची छत को पक्की छत बनाने का काम किया। समस्त गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम किया और सभी परिवारों को, गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक जो इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है देश में। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो इन सब बातों से जनता ने तो मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी का काम अच्छा था। जिस उम्मीद से कांग्रेस को राज्य में लेके आई थी छत्तीसगढ़ की जनता, उसने केवल भ्रष्टाचार और घोटाले करने के अलावा कुछ काम किया नहीं है। ये सच्चाई है। चलिए, मतलब कुल मिलाकर निश्चय जी आपका कहना यह है कि उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी कांग्रेस सरकार। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इवन तो जो सड़कें भी बनाई गई थी ग्रामीण क्षेत्र में, उसको सब गड्ढे में तब्दील करने का काम किया और एक सूत्रीय कार्यक्रम ढेबर के जो ये आपराधिक गैंग है, इसके माध्यम से हजारों करोड़ की वसूली करके राजनीतिक आका को देने का काम आपने देखा है। जो अभी बैठकें चल रही हैं कांग्रेस के अंदर, आप भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी को मंत्रियों के यहाँ बुलाया जा रहा है। कारण क्या? सोचिए, छोटी घटना है। किसी मुख्यमंत्री को अलग अलग मंत्रियों के घर बैठकों में बुलाया जाए, ये अभूतपूर्व घटना जो है ना, ये कांग्रेस में हो इसलिए रही है क्योंकि यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम चल रहा था। अब चुनाव का समय आ गया तो बाकी लोगों की भी खिड़की खोलने का काम ये लोग करने की कोशिश में है। एक सामंजस्य पर जो आपसी खींचतान और झगड़ा हमेशा देखते को मिला है। मोहन मरकाम जी अलग सुर में बोलते हैं, भूपेश बघेल जी उनको बदलाने की बात करते हैं, कार्यकर्ता असंतोष लेकर के घर में बैठ गए हैं, अलग अलग मंत्री असंतुष्ट हैं। तो अब एक ऐसा दौर हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जहां सामंजस्य बनाने के एक प्रयास। फिर आऊंगा आपके पास, अभी ठीक है, फिर आऊंगा आपके पास। इस बीच मणि वैष्णव जी का रुख करूंगा। मणि वैष्णव जी, लेकिन इन सब के बीच जहां हमने निश्चय जी को सुना, एक बात लगातार ये सामने आती है उठा पटक वाली, इस पर किस तरीके से जवाब देंगे? क्योंकि चुनाव नजदीक है और बार बार जिस तरीके से विपक्ष जो है आप लोगों को लेकर कहता है कि सत्ता पक्ष के अंदर पूरे 4.5 साल के करीब तक उठापटक देखने को मिली, जिस वजह से जो काम जनता के होने चाहिए थे समय पर वो काम नहीं हो पाए, सत्ता पक्ष अपनी सत्ता बचाने में रह गया। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये हथकंडा अपनाया कि जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उसके बारे में भ्रम फैलाया जाए, झूठ फैलाया जाए, वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की अपनी जो पुश्तैनी राजनीति है उसकी ओर गई और सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया, ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ की जनता ने उस मुद्दे को भी नकार दिया। छत्तीसगढ़ की जनता सांप्रदायिकता के मुद्दे को पसंद नहीं करती। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुनः जो है एक और नया मुद्दा लेकर आ गई है कि कांग्रेस के अंदर जो है टूट फूट है और उठापटक चल रही है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई उठापटक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता एक हैं और ये असंतोष की बात करते हैं। असंतोष तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, चाहे बड़े नेताओं को देखें चाहे छोटे नेताओं को देखें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में राष्ट्रीय एसटी आयोग के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी जब शुरू हुई छत्तीसगढ़ में, उस समय से जो बड़े नेता थे नंद कुमार साय जी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए, उनके खिलाफ षड्यंत्र के आरोप लगाए और उसके बाद वहां से इस्तीफा दे दिया लिखित में शिकायत करके, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये हो गए बड़े नेताओं की बात। अभी ये छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनको एकत्र करने के लिए टिफिन बैठक रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में धरसीवा में उन्होंने टिफिन बैठक रखी थी। ओम प्रकाश माथुर जी प्रभारी थे, वहां उपस्थित थे। कोई भी कार्यकर्ता टिफिन लेकर नहीं आया, तो मजबूरन इनको रेस्टोरेंट में जो है भोजन कराना पड़ा सारे कार्यकर्ताओं को। और सुर्खियां ये छाई रही कि कार्यकर्ताओं ने ये कहकर उस चीज को जो है सांकेतिक विरोध किया कि 15 साल जो अकेले मलाई खाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब चुनाव आ गए तब भी हमें टिफिन मंगवा रहे हैं। तो ये हो गई स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। नहीं क्या बड़े नेता संतुष्ट है, न कार्यकर्ता संतुष्ट है, और टूट फूट जो है वो तो सब दिख रहा है, सामने दिख रहा है। इतने बड़े नेता नंद कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ गए और अभी भी बहुत सारे ऐसे नेता तैयार बैठे हैं जो चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी में आने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो अपनी स्थिति देखनी चाहिए कि वो कहाँ खड़े। जी चलिए ठीक है निश्चय जी, फिर से वही बात घूम फिर कर आ गई है आरोप प्रत्यारोप पर।
अब मणि वैष्णव जी कह रहे हैं कि आप लोगों को अपनी स्थिति देखनी चाहिए, लेकिन इस बीच सवाल यहां पर एक निश्चय जी ये भी है कि अगर मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर बातचीत करूं तो निश्चय जी आप इस बात को शायद मना नहीं कर पाएंगे जो मैं कहने जा रहा हूं कि सत्ता पक्ष के पास बताने के लिए, कहने के लिए जनता से बहुत कुछ है। आप लोग विपक्ष में हैं तो आप लोगों के पास चीजें कम है, क्योंकि सत्ता पक्ष जो यानी कि कांग्रेस अपने आप को प्रमोट इन चीजों से कर सकती है कि हमने ये योजना चलाई, हमने फला योजना चलाई, फला योजना में लोगों को 1 लाख लोगों को लाभ मिल गया, 2 लाख लोगों को लाभ मिल गया। लेकिन आप लोगों के पास केवल और केवल क्रिटिसाइज करने का ही मौका है। किस तरीके से आप लोग इस कमजोर पहलू को लेकर जनता के बीच जाएंगे और इस कमजोर पहलू को किस तरीके से मजबूत करेंगे, बड़ा सवाल यहां पर यह है। निश्चय जी। अभिषेक जी देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, कांग्रेस के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है जी। जो 15 लाख मकान ये बोल रहे थे योजनाओं की बात, भ्रम फैलाने की बात, मैं आपसे बताता हूं 15 लाख से अधिक मकान, कच्चे मकानों को यहां पे स्वीकृत करके भेजने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया, जिसको भूपेश बघेल जी ने बनने नहीं दिया और यहां से वापस कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ आयुष्मान योजना को 2 साल तक इन्होंने लटकाने का काम किया था। इन्होंने आयुष्मान योजना को आसानी से लागू नहीं होने दिया छत्तीसगढ़ में। जहां तक ये बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, हमने छत्तीसगढ़ में पहले कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, कभी समझा नहीं, कभी कल्पना नहीं की कि छत्तीसगढ़ के गांव के अंदर किसी हिंदू युवा को जो है ना कोई मुसलमान तलवार से काट देगा। ये पहली बात कांग्रेस के संरक्षण में ये काम हुआ, कांग्रेस के संरक्षण में काम हुआ। और जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर के लगातार प्रार्थना सभाएं हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ में अचानक चालू हो गई है। अरे सुन तो लीजिए मणि जी, आप तो बोल दिए ना, सुन लीजिए, सांप्रदायिकता का जो खेल आप तो कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो हजारों की संख्या में यहाँ पे प्रार्थना सभाओं के नाम पे धर्मांतरण का खेल हो रहा है, उसके लिए रासुका लगाया इन्होंने कि अगर कोई हिंदू समाज का व्यक्ति अगर विरोध करेगा धर्मांतरण का, उसके ऊपर रासुका लगाएंगे। ऐसा एक्ट लेके आने वाली सरकार भूपेश बघेल की सरकार है। सुनिए, अरे सुनिए, और इसको ताम्रध्वज साहू जी आपके मंत्री, गृह मंत्री जो है बोल रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं पूरा दे रहा हूँ, मणि वैष्णव जी समय पूरा दे रहा हूँ मैं आपको, सुन लीजिए, परिवारों का मैं मुद्दे पर आने वाला भी था। धर्मांतरण करा रहे हैं, आप मिशनरियों का काम कर रहे हैं, आप ईसाई मिशनरियों के इशारों पे उनको संरक्षण देके काम कर रहे हैं, इसको जनता देख रही है। चलिए ठीक है। तीसरी बात यह है जो आप ये बोल रहे हैं ना कि इन्होंने बहुत लोकहितकारी योजनाएं लाई हैं, ये किसान हितैषी होने का दावा करते हैं। अभिषेक जी मैं आपसे बता दूं, छत्तीसगढ़ छोटे किसानों का प्रदेश जी। हमारे बड़े किसानों की संख्या कम है, आधा एकड़ पौन एकड़ के किसान ज्यादा है। आधा एकड़ वाले को ये देते क्या है, 9,000 रुपए एकड़ के हिसाब से 4,500 रुपए, वो भी 4 किस्त में 1,000 रुपए की किस्त देते हैं। और ये बोल रहे हैं ये किसान की बहुत बड़ा हितैषी, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। यहाँ पे अभी 35 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है श्रम विभाग ने और 2.5 लाख से ज्यादा आवेदन आ गए। ये बोलते हैं हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है। अरे शहर जाम हो जाता है जब 35 आवेदन निकलते हैं ना सरकारी जॉब के, तो शहर में जाम लग जाता है। ये स्थिति कांग्रेस की है। ये केवल विज्ञापन और झूठे आंकड़ेबाजी वाली सरकार है। इन्होंने सारी सड़कों को स्कूल में मास्टर है ना अस्पताल में डॉक्टर है। ये केवल विज्ञापन वाली सरकार है और किसानों का कोई भला इनने किया नहीं है, किसानों का मकान छीनने का काम किया है। निशा जी लिस्ट लंबी है, समय कम है, जवाब ले लेते हैं। मणि वैष्णव जी आपका रुख करूंगा सीधा और कट टू द पॉइंट मैं उस पर आऊं किसानों वाले मुद्दे पर। और जिस तरीके से किसानों का मुद्दा बार बार उठ जाता है, अगर हम ठीक है आधा एकड़ वाले किसान को क्या देते पूछिए ना इनसे, इनके पास क्या देते, क्या योजना देते हैं। निश्चय जी ले लेते हैं जवाब। मणि वैष्णव जी क्या रहे हैं? किसानों की बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, तो उन्होंने उसका रकबा घटाकर 10 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया। कांग्रेस ने विरोध किया तो आपने काटा भाई साहब, उसके बाद वापस उसे 15 क्विंटल प्रति एकड़ किया गया और सरकार आने के बाद हमने उसे 20 क्विंटल भाई आपके आंदोलन में मजेदार होते हैं। जो हितैषी बनने की जो प्रयास कर रहे हैं उसकी सच्चाई ये है। और ये कह रहे हैं कि 4-4 किस्तों में देने की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी? छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की कि 25 रुपए समर्थन मूल्य पर जिन गरीब किसानों का आपने मकान छीनने का काम किया, आधा एकड़ वाले के लिए आप क्या देते बता तो दीजिए। आधा एकड़ वाले किसान को जो जवाब दे रहे हैं, ऐसे शोर ना करें, ठीक नहीं लगता। जनता जो देख रही है जवाब ही नहीं दे रहा, सुन नहीं पा रही। एकड़ वाले किसान को क्या देते बताएं। 4 किस्तों में देने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी कुचक्र और षड्यंत्र के कारण जी। और रही बात किसानों की बात करते हैं, किसानों के साथ इतना छलावा किया इन्होंने, 2100 रुपए समर्थन मिलने की बात की थी, 300 रुपए बोनस की बात की थी। बड़ी भैया आधा एकड़ वाले को क्या देते हो, पौन एकड़ वाले को क्या देते हो बता दीजिए। जो 50 सुन लीजिए, किसानों के लिए हमने इतना काम किया, हमने कर्ज माफी की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए, गोधन न्याय योजना, इतना कर्ज माफ किया आधा एकड़ वाले का किया हमने, हमने आत्मनिर्भर स्कूल खोले और ये बात कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड की
अरे भाई हमने तो खूब चंद बघेल योजना लाई है। आपके आयुष्मान में तो 5 लाख तक क्या होता था, हम जो खूब चंद बघेल योजना लाया है 20 अरे जनता जान नहीं किसमें इलाज हो रहा भैया। आप बोलना लगातार बंद करिए। आधा एकड़ पौन एकड़ वाले किसान को क्या देते हैं, कुछ बताइए, कितना कर्जा माफ किया आपने उसका? झूठ बोल के भ्रम फैला के 5,000 रुपए कर्जा माफ कर दिए हैं, 1,000 रुपए की किस्त देते हैं, बहुत बड़े हितैषी बन रहे हैं आप। आपके पास मुद्दा तो है नहीं, कोई मुद्दा तो है नहीं आपके पास भ्रम फैलाने के अलावा। तो आप ये सोचिए कि आप कम से कम आप बचा ले। चलिए ठीक है, कम होकर कहीं ठीक है निश्चय जी एक मिनट कुछ सवाल है, जवाब ले लेते हैं उस पर। निश्चय जी एक मिनट, ठीक है जवाब ले लेते हैं। अगर इस तरीके से शोर करेंगे जनता जो हमें देख रही है वो समझ भी नहीं पाएगी हम चर्चा किस मुद्दे पर कर रहे हैं। ठीक है मणि वैष्णव जी, सीधे कट टू द पॉइंट, मैं उस मुद्दे पर भी आता हूं, धर्मांतरण वाले मुद्दे पर। धर्मांतरण का मुद्दा भी प्रदेश में लगातार गरमाया रहा है। भूपेश बघेल सरकार के समय में, अगर ये कह सकते हैं उनके कार्यकाल के दौरान को अगर लेकर बात करें तो धर्मांतरण का एक ऐसा मुद्दा है, कुछ अहम मुद्दों में से, जो लगातार सुर्खियों में बना रहा है। चुनाव भी नजदीक है ऐसे में और उसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में मणि वैष्णव जी, धर्मांतरण का मुद्दा उठना लाजमी है और प्रदेश में आपको क्या लगता है किस तरीके से प्रदेश सरकार की छवि इससे धूमिल हो रही है और किस तरीके से प्रदेश सरकार को आगामी चुनाव में इससे नुकसान होगा? मणि वैष्णव जी देखिए, धर्मांतरण जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा किया गया एक मिथकीय मुद्दा है। धर्मांतरण जैसी बात छत्तीसगढ़ में है ही नहीं। यहाँ तो मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं भैया। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में इन्होंने इस मुद्दे को आजमा के देख लिया है। इन्होंने खूब बोल दिया धर्मांतरण के मुद्दे पे और भानु प्रताप की जनता ने इतना करारा तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी के दाल पर, इसकी आवाज अभी तक गूंज रही है। धर्मांतरण का मुद्दा तो इनका फेल हो गया। छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करती इस प्रकार के मुद्दों को। छत्तीसगढ़ की जनता ये देख रही कि उनके लिए काम क्या होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को। किसानों की जेब में पैसा जा रहा है, आदिवासियों की जेब में पैसा जा रहा है, बेरोजगारों की जेब में पैसा जा रहा है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो ये कह दे कि हमें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे के लाले पड़े हैं, ये भूसे के ढेर में सुई की तरह मुद्दा खोज रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ये तो भूपेश बघेल भी स्वीकार कर रहे हैं धर्मांतरण हो रहा है। साहू जी ने बोला केवल आप ही एक है, बड़ी भाई आप है जो बोले धर्मांतरण नहीं हो रहा। दूसरी बात, धर्मांतरण में जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार ने ईसाई मसीहियों को संरक्षण देने का काम किया है, ये छत्तीसगढ़ में पहले नहीं हुआ। और छत्तीसगढ़ में कितनी प्रार्थना सभाएं करा के धर्मांतरण कराने काम कर रहे हैं। आपके पास ही आऊंगा और आपको जवाब मिलेगा। निश्चय जी जवाब सुनने के बाद आपके पास ही आऊंगा, मैं आपके पास ही आऊंगा, समय पूरा दे रहा हूं मैं। एक बार सुन लेते हैं कि पक्ष सरकार का पक्ष किस तरीके से मणि वैष्णव जी रख रहे हैं। जी मणि वैष्णव जी अपनी बात पूरी करें आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, इन सब मुद्दों को नकार के छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए। लेकिन मणि वैष्णव जी मणि वैष्णव जी आपको कहने का मतलब यह है कि प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के जो मामले सामने आ रहे हैं वो सही तरीके से नहीं आ रहे हैं सामने, गलत है वो मामले जो सामने आ रहे हैं। मणि वैष्णव जी सत्ता में आप लोग हैं, पुलिस ही इन मामलों को दर्ज कर रही है, जो अवैध धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, आपको कहने का मतलब जो रिकॉर्ड सामने आ रहे गलत है वो? देखिए, दबावपूर्वक अगर धर्मांतरण हो रहा है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई हो रही है और होनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस धर्मांतरण के मुद्दे को तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनाने का प्रयास करके अपना वोट बैंक जो है बढ़ाना चाह रही है, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस मुद्दे से जनता परे उठ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल संविधान में ठीक है मणि वैष्णव, ठीक है थोड़ा समय बचा है। ठीक है, कार्रवाई हो, कहीं कोई समस्या नहीं। ठीक है मणि वैष्णव जी, समय थोड़ा बचा है। मणि वैष्णव जी ठीक आपकी बात तो समझ गया मैं, जनता इससे ऊपर उठ चुकी है। निश्चय जी सीधा मैं आपके पास आऊंगा, लास्ट 2-3 मिनट हमारे पास बचे हुए हैं। मैं रोड मैप जानना चाहूंगा आपसे, क्या रोड मैप रहेगा आप लोगों का आगामी चुनाव में और इस रोड मैप के आधार पर किस तरीके से आप लोगों की जड़ें जो हैं वो प्रदेश में जमेंगी और किस तरीके से जनता के बीच आप जाएंगे? देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय हित के लिए और भारतवर्ष के परम वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करती है। हमारी जड़ें तो पहले ही जमीन में बहुत गहरी हैं, क्योंकि ये दीन हित का काम है और ये भारतवर्ष के पुनरुत्थान के जो अभियान चल रहा है, उसका संकल्प चल रहा है, उसका काम है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ रोड मैप तो एकदम स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर से और नीचे जाकर के पन्ना प्रभारी तक से पूरे सक्रियता के साथ जनता के साथ उनके मतलब सीधा रोड मैप जनता के बीच जाएंगे, जनता संपर्क करेंगे। लेकिन अभिषेक जी सुनिए ना, मणि वैष्णव जल्दी से आपका रोड मैप जाना चाहूंगा मैं, आप लोगों का रोड मैप क्या किस आधार पर जनता के बीच जाएंगे? ठीक है अभिषेक जी, लेकिन मैं एक विषय पे बोलना चाह रहा था। सर प्लीज समय कम है,
देखिए काम है तो भैया फिर आपको संतुलन करना चाहिए। इन्होंने धर्मांतर समय पूरा दे रहा है। नहीं, ठीक है, आपको संतुलन करना चाहिए अभिषेक जी। और हमको तो अभिषेक जी आपको संतुलन करना देखिए चाहिए। विषय जी, आप लोग विपक्ष में आरोप लगाएंगे, आप लोग सत्ता पक्ष कितना भी अच्छा काम करे आरोप लगाएंगे। प्लीज 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 निशा जी, प्लीज प्लीज। आप उन्हीं का पक्ष क्यों लिया करिए आप? नहीं निशा जी, आपको पूरा समय दिया मैंने, पूरा समय दिया आपको, पूरा समय दिया। सुन लीजिए, चर्चा खराब हो रही है। नहीं निशा जी देखिए, चर्चा खराब हो रही है, समय मैंने आपको पूरा दिया। धर्मांतरण का मुद्दा आपने ही उठाया, जवाब दो मैंने। नहीं निश्चय जी मुद्दा आपने उठाया, जवाब मैंने मणि वैष्णव जी से दिया था। आप भूल रहे हैं यहाँ, समय पूरा दिया। चलिए ठीक है, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, मणि वैष्णव जी, निश्चय जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए भी। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में इस वक्त आरोपों का दौर लगातार जारी है और जिस तरीके से लगातार जीत के दावे भी किए जा रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में किस तरीके से जनता इन दावों को सफल साबित करती है। फिलहाल की इस बड़ी बहस में इतना ही। धन्यवाद।